स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस समय जो हमारा सबसे ज़्यादा टारगेट है वो क्या है, तो हमारा है टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम। क्या है, तो टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम हमारा मेन टारगेट है और इस समय हम लोग इसी पे ज़्यादा वो कर रहे हैं। सभी का अपना प्रयास है, सब लोग अपनी एक 100% जो है दे रहे हैं अपनी तैयारी को उत्तम बनाने के लिए। उसी तैयारी को हम लोग और बेहतरीन करने के लिए इस समय एक सीरीज़ चला रखा है। वो सीरीज़ आप लोग को पता है कि इस समय जो हम लोगों का सीरीज़ है वो क्या है, तो आप लोग कहेंगे शिल्पी सीरीज़ है। शिल्पी सीरीज़ बोले तो शिल्पी इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग का जो शिल्पी होता है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैं अपनी खुद से, मेरा खुद का बनाया हुआ पेपर नहीं है, ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन है मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेती हूँ और पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। चूँकि जो है एक्सप्लेन करती हूँ ताकि क्या हो कि आप लोगों का एक क्वेश्चन के लगभग 2-3 क्वेश्चन तो तैयार ही हो जाता है। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती। आज का ये मेरा शिल्पी सीरीज़ का तीसरा वीडियो आप लोग के सामने होगा। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोग को पसंद आती है, ठीक है, आप लोग के लिए हेल्पफुल है होती है, तो प्लीज़ आप लोग क्या करिए, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, तो हमारा आज का जो ये होगा सीरीज़ का पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। आप लोगों को बताना है कि जो है नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, कितनी होती है, ये आप लोग को बताना है कि एक जो नवजात शिशु होती है उसकी जो नाड़ी की गति होती है वो कितनी बार होती है। ऑप्शन आप लोग के सामने पे है। ठीक है, 80 बार होती है, 150, 100 बार है ये, 100 बार होती है या फिर 120 बार। तो आप लोग इसका राइट आंसर जो बताएंगे वो क्या होगा, तो आप लोग का 120 जो होता है ये राइट आंसर होता है। जी हाँ, एक नवजात शिशु जो होता है, ठीक है, एक नवजात शिशु की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक नवजात शिशु हम डी ऑप्शन यही कर देते हैं, 120 बार जो होता है ये राइट आंसर होता है आप लोग का, 120 बार। और नवजात शिशु की जो देखा जाए आप लोग की हृदय की गति होती है, नाड़ी की गति होती है, वो कितनी होती है, 120 होती है। ओके, क्या होती है, 120 होती है। बच्चा जब तुरंत जन्म लेता है, जन्म के तुरंत बाद का जो शिशु होता है उसकी नाड़ी कितनी होती है, 130 से 150 होती है। और यही नाड़ी दर जो है गर्भाशय में भी होती है। ठीक, 150 ही आपका जो गर्भाशय में बच्चा होता है, शिशु होता है, उसका भी 150 होता है। ठीक है, 150 होता है, 150 प्रति मिनट चलता है। तो नवजात शिशु का कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे नवजात शिशु का कितना होता है। तो नवजात शिशु का आप लोग का कितना होता है, तो 120 होता है। अगर वहीं पे गर्भाशय या तुरंत जन्म लिए हुए बच्चे की बात करते हैं तो उसका 130 से 150 होता है। वहीं पे गर्भाशय में जो शिशु होता है उसका भी कितना होता है, तो 150। आप लोग कितना बताएंगे, एक सेकेंड, आप लोग कितना बताएंगे, 150 होता है। ओके, और अगर वहीं पे आपका एक समान वयस्क व्यक्ति की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, एक समान व्यक्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे, समान व्यक्ति की कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे समान व्यक्ति की कितनी होती है, 72। कितनी होती है, 72 होती है। अगर वहीं पे आप लोगों से पूछ लिया जाए कितनी होती है समान व्यक्ति की, तो आप लोग बताएंगे 72 होती है। ठीक है, एक सेकंड, चलिए फिर से हम लोग इसको यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोग का कितना था, 120 होता है, जो कि नवजात किसका होता है, तो आप लोग बताएंगे नवजात शिशु का होता है हृदय गति। ठीक है, अगर वहीं पे हम लोग गर्भस्थ शिशु की बात कर ले या तुरंत जन्मे बच्चे की बात कर लेते हैं, तो गर्भस्थ शिशु की बात करते हैं अगर हम लोग, तो गर्भस्थ शिशु की कितनी होती है, तो 130 से 150 प्रति मिनट होती है, 150 प्रति मिनट होती है। ठीक है, अगर वहीं पे हम लोग एक समान व्यक्ति की बात करते हैं, किसकी, समान व्यक्ति की बात करते हैं, तो ये कितनी होती है, आप सबको पता है कि 72 होती है। अगर वहीं पे हम लोग आपसे पूछते हैं, ठीक है, देखिए आप लोग का कितना क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहा है। अगर आप लोग से गर्भस्थ शिशु की
नारीगत पूछती है तो आप लोग 150 बताएंगे, 150 नहीं तो 130 दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे एक समान व्यक्ति की नारीगत पूछी जाती है तो कितना बताएंगे, 72 बताएंगे, और नवजात शिशु का 120। अब वहीं पे आपसे अगर पूछ लेता है, ठीक, अगला पॉइंट जो, अगर वहीं पे आप लोगों से पूछ लेता है कि वृद्धावस्था में क्या होती है, ठीक, वृद्धावस्था में कितना होता है नारी का गति, तो आप लोग क्या बताएंगे, ये घट कर, ठीक है, घट कर कितना हो जाता है, तो आप लोग बताएंगे 60 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो ये आप लोगों का 60 हो जाता है। ओके, कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। ओके, वृद्धावस्था में 60 हो गया, गर्भस्थ शिशु का 130 से 50 हो गया, या तुरंत जन्मे व्यक्ति का 150, ठीक। उसके बाद नवजात शिशु का 120 हो गया, ठीक, नवजात शिशु का 120 हो गया, और एक सामान्य व्यक्ति की बात कर ले हम लोग तो कितना हो गया, 72। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो नवजात शिशु की नारीगत प्रति मिनट कितनी होती है, तो आप लोगों ने आंसर क्या दिया है, तो आप लोगों ने आंसर दिया है 120। राइट आंसर है डी। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप लोग को बताना है कि ये फिजियोलॉजी के क्वेश्चन थे, तो फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है। और जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट का है, सीडी का है। ओके, चलिए, स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं, आप लोग को बताना है कि जो एक स्त्री होती है उसके अंडाशय में कौन सा हार्मोन्स निर्मित होता है, ये आप लोग को बताना है। ओके, तो पहला ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पे आप लोग बताएंगे। पहला जो है प्रोस्टान हो गया आपका, प्रोजेक्टान हो गया आपका, एक्सट्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन, और रिलैक्सिन हो गया। ये 3 हार्मोन्स आप लोग के हैं। और डी नंबर ऑप्शन क्या है आपका, उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट है, प्रोजेक्टान होता है, या एस्ट्रोजन होता है, या रिलैक्सिन होता है, कौन सा हार्मोन्स स्त्री अंडाशय में बनता है। तो आप लोग इसका आंसर क्या देंगे, इसका आंसर देंगे उपयुक्त सभी। क्या देंगे, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है एक स्त्री महिला के गर्भाशय में इसका क्या होता है, स्राव होता है। ये तीनों हार्मोन्स स्त्री हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि स्त्री हार्मोन्स, अब एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, ठीक है। अगर आप लोग स्त्री हार्मोन्स की बात करते हैं, स्त्री गर्भाशय कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक, इस तरह से होता है, ठीक, इस तरह से आप लोग का होता है। ये वजाइना हो गया, और ये आप लोग का डिम्बवाहिनी हो जाती है, और ये अंडाशय होता है, ये अंडाशय होता है, क्या होता है, ये अंडाशय होता है। बच्चा कहाँ पलता है, अंडाशय में बनता है, ठीक, बच्चा यहाँ पे पलता है अंडाशय में, अंडाशय सॉरी गर्भाशय में बनता है, ये आपका गर्भाशय होता है, ठीक। तो क्या आप लोग बताएंगे कि दोनों अंडाशय क्या एक साथ काम करते हैं, इनकी संख्या 2 होती है, 2 अंडाशय दोनों तरफ दाहिनी बाईं होते हैं, क्या दोनों एक साथ काम करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब इसमें अंडाशय बनता है, ठीक, इसमें अंडाशय बनता है 7 दिन में, 14 दिन में जब अंडाशय बनता है आप लोगों का, तो क्या होता है, ये इसमें एक बार इसमें बनता है, एक बार इसमें बनता है, यानी कि जब हमारा मासिक धर्म आता है, तो देखिए जब हमारा पीरियड आता है, पीरियड के 7 दिन बाद ये अंडाशय बनना शुरू कर देता है, और 7 उसके बाद 7 दिन बाद ये क्या हो जाता है, पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। परिपक्व होने के बाद ये कहाँ आ जाता है, हमारी जब ये परिपक्व होता रहता है उसी समय जब स्पर्म होते हैं, स्पर्म से जब ये मिल जाता है तो ये क्या हो जाता है, गर्भाशय, ये गर्भित हो जाता है, ठीक, ये काम होते हैं। और गर्भाशय यानी कि अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कहते हैं, स्पर्म और अंडाशय का मिलन कहाँ होता है, तो आप बताएंगे डिम्बवाहिनी में होता है, ठीक है। बच्चा कहाँ पलता है, आपका गर्भाशय में पलता है, ठीक। तो ये आपके भाग होते हैं, और ये आपके तीनों हार्मोन्स आपके कहाँ बन रहा है, तो ये स्त्री अंडाशय में बनता है, ठीक, स्त्री अंडाशय में बनता है। देखिए जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है, इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है जो गर्भावस्था में जो एक भ्रूण होता है, ठीक है, जो भ्रूण होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, और यही
एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन क्या करता है, ये हमारे मासिक धर्म होता है, यानी हमारा जो पीरियड होता है इसको ये मेंटेन करता है। क्या करता है, इसको मेंटेन करता है। और रिलैक्सिन का हार्मोन्स क्या होता है, ये जो गर्भस्थ शिशु में बच्चा होता है, ठीक है, जो ये गर्भस्थ शिशु में बच्चा होता है ये कैसा होता है, ये इस तरह से ऊपर, उसका सिर ऊपर होता है, पैर नीचे होता है, ठीक इस तरह से होता है। जब ये प्रसव होने वाला होता है, प्रसव के टाइम ये क्या करता है, इस बच्चे को घुमा कर क्या करता है, ये क्या करता है, घुमा के उसका सिर इस तरफ कर देता है, ठीक, जिससे क्या होता है, नॉर्मल आपका डिलीवरी हो जाता है। यानी ये हमारी वजाइना को ये फैलाने का काम करता है, प्रसार का कार्य करता है। रिलैक्सिन, नाम देखिए रिलैक्सिन, यानी ये हमें रिलैक्स दिलाता है, उसको फैला देता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो प्रसवकालीन दर्द होता है उसको प्रेरित करता है। तो ये तीनों हार्मोन्स कहाँ के हैं, तो आप बताएंगे गर्भाशय के हैं। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है आप लोग का, तो ये स्त्री का गर्भाशय है, जो कि आप लोग आराम से देख सकते हैं कि ये आप लोगों के सामने है, ठीक है, आराम से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के सामने है। एक सेकंड, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया, आप लोगों को बताया कि ये जो इस तरह से बना हुआ ऐसे है, ठीक, ये आपकी क्या हो गई, डिमोइनी हो गई। और यहाँ पे जो ये बना हुआ है ये आपका अंडाशय है, यहीं पे क्या करता है, अंडा बनता है, स्त्री का अंडा बनता है, ये दोनों तरफ होते हैं, ठीक, यहाँ अंडा बनता है, ठीक। बनने की पीरियड इनका क्या होता है कि जब पीरियड होता है, मानसिक धर्म होता है, मानसिक धर्म के 7 दिन बाद ये लोग बनना शुरू कर देते हैं। 7 और पूर्ण रूप से परिपक्व कब होते हैं, तो एक्टिव कब होते हैं, तो 14 ही दिन होते हैं। और उन्हीं 14 दिन में अगर आप जो है अंडाशय जो है ये क्या करता है कि अगर स्पर्म से इसकी मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चा यहाँ पे आपका पलता है, ठीक। तो रिलैक्सिन हार्मोन्स जो होता है ये इसी के बच्चे को ये घुमा देता है, और इसको जो ये वाला भाग है आपका, ये वाला भाग, इसको फैलाने का काम करता है प्रसव के कालीन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपका जो एस्ट्रोजन आपका जो हार्मोन्स है वो क्या करता है, तो वो हमारे मासिक धर्म को मेंटेन करके रखता है। और प्रोजेस्टेरॉन जो है आपका, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है ये जो आपके गर्भ में भ्रूण होता है उसकी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। तो इस तरह से आपका आंसर जो होगा आप लोग देख सकते हैं, यानी स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो उपयुक्त सभी होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, एस्ट्रोजन भी होता है, रिलैक्सिन भी होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक। ये स्त्री का गर्भाशय है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, संक्रामक रोग फैलता है, ठीक है। संक्रामक रोग किससे फैलता है ये आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है वायु द्वारा, दूसरा ऑप्शन आप लोग का जल द्वारा, तीसरा जंतुओं द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक। ये आपको बताना है कि संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलता है। तो मेन रूप से अगर देखा जाए संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलता है, तो आप बताएंगे संक्रामक रोग जो है फैलने के कारण जो है ये तीनों है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इस आप लोग का क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि संक्रामक रोग क्या होता है कि जो एक व्यक्ति से, यानी कि जो एक व्यक्ति से दूसरे तक फैले वो संक्रामक रोग होता है। उसका कारण कोई भी हो सकता है, वो वायु द्वारा आ सकता है, यानी कि मान लीजिए जैसे अभी आप लोगों का क्या था, कोरोना, कोविड-19 का, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 तो उसमें क्या हुआ था कि आप लोगों ने देखा था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए वायु द्वारा फैलने वाले रोग क्या हो गए, तो वायु से कैसे फैलता है, वायु से आप लोग का कैसे फैलता है, जब कोई व्यक्ति छींकता है तो वो वायु में उसके जीवाणु फैल जाते हैं और फैल के दूसरे व्यक्ति तक वायु के द्वारा दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। जल द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, तो आप लोग बताएंगे जल द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग का जैसे हैजा हो गया, ठीक, हैजा हो गया आप लोगों का, और हैजा के साथ साथ टाइफाइड हो गया, ठीक, टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया,
पेचिस हो गया आप लोग का, और अतिसार हो गया, तो ये सब अशुद्ध वायु से, जल से फैलने वाले रोग हैं। अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग हैं। अगर जीव जंतुओं की बात करते हैं तो जीव जंतुओं में जैसे आप लोग का मच्छर हो गया, मच्छर से कौन से रोग फैलते हैं? मलेरिया हो गया। मक्खियों द्वारा जैसे हैजा हो गया, पेचिस के रोग हो गए। जब कोई व्यक्ति खुले में शौच करता है तो उस पर मक्खियाँ बैठती हैं, आके आपके भोज पदार्थ पे बैठती हैं, तो वो भी एक वाहक होते हैं रोग को फैलाने वाले। ठीक है, आपका बहुत बड़ा अगर उदाहरण हो गया चूहा हो गया, जिससे प्लेग नामक रोग फैलते थे पहले, अब तो नहीं। तो ये सारे रोग आप लोग के क्या हैं? संक्रामक रोग होते हैं। ओके, क्या होते हैं? संक्रामक रोग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? ठीक, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? टीजीटी पीजीटी के अगर आप लोग सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें एक प्राथमिक स्वास्थ्य भी आता है। ठीक है, जो स्वास्थ्य पॉइंट आप लोग का पॉइंट है उसी से रिलेटिव भी क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हम लोग 80% तो उससे कर ले जाते हैं, 80% सभी कर ले जाते हैं, लेकिन जो वो 20% का क्वेश्चन होता है वही सभी को फंसाता है, उसी में आपका सिलेक्शन और ना सिलेक्शन होने का कारण होता है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग मेहनत करिए थोड़ा से, ठीक है, और अपनी बेहतरीन तैयारी को करिए। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है? डॉक्टरों द्वारा दी गई विशेष चिकित्सा होती है। ठीक, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है पानी में डूबने पर दी गई चिकित्सा होती है। डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा होती है। तो आप सबको पता होगा कि प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। तो जो डॉक्टर के पहुंचने से पहले चिकित्सा दी जाती है वही चिकित्सा आपकी प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। चाहे कोई व्यक्ति पानी में डूब गया हो तब दिया जाए, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो तब दिया जाए, चोट लगने के तुरंत डॉक्टर के यानी कि किसी व्यक्ति का दुर्घटना हो रहा है या चोट लग रहा है उससे पहले, डॉक्टर के पहले पहुंचने से पहले जो स्थिति, जो चिकित्सा उस रोगी को दी जाती है वही आपकी प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। ओके, चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि जो है ये टेक्सटाइल का क्वेश्चन है, पसीना सुखाने की सबसे कम क्षमता होती है किसमें? कब से सबसे अधिक क्षमता होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, पसीना सुखाने की सबसे अधिक क्षमता किसमें होती है? टेरिकॉट में होती है, सूती वस्त्र में होती है, नायलॉन में होती है, रेशमी वस्त्र में होती है। तो सबको पता है कि हम लोग गर्मियों में सबसे ज़्यादा पहनना क्या पसंद करते हैं? कॉटन पसंद करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही एक ऐसा कपड़ा होता है जो कि क्या करता है? पसीना को सोखने का कार्य करता है। यानी कि ये कैसा होता है? तो ये ताप का कुचालक होता है। क्या होता है? ताप का कुचालक होता है। इसमें आराम से उष्मा जो होती है प्रवेश कर लेती है, और उष्मा प्रवेश करके हमारे शरीर से वो क्या करती है? बाहर भी निकलती रहती है। तो इस तरह से ये क्या है? उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए ये हमारे पसीनों को भी सोखने की अच्छी क्षमता रखती है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो आपका राइट आंसर इज बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के दूध के दांत होते हैं। ये क्वेश्चन शायद आप लोग के पिछले, जो इससे पहले मैंने सीरीज कराया था उसमें भी आप लोग के आए थे कि दूध के अस्थायी, हाँ उसमें क्वेश्चन देखिए, उसी क्वेश्चन को भी यहाँ फिर से पूछा गया है कि बच्चों के दूध के दांत होते हैं। वही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, अस्थायी दांत की संख्या होती है, अस्थायी दांत की संख्या होती है। ठीक है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जीवन में 2 बार दांत जो 2 बार दांत आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार घुमा के बस उसका फॉर्म चेंज कर दिया जाता है। ओके, उसका फॉर्म चेंज करके आप लोग के सामने ले आया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग को बताना है। ठीक है, आप लोग को बताना क्या है? आप लोग को बताना है कि क्वेश्चन आप लोग का जो है
कि बच्चों के दूध के दांत होते हैं, तो आप लोग बताएंगे। ये मैंने पिछली बार ही आप लोग को बता दिया था। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग का 20 होगा। आपके अस्थायी दांत की संख्या पूछे या जीवन में 2 बार आने वाले दांत की संख्या पूछे तो आपको 20 बताना है। या बच्चों के दूध की दांत की संख्या पूछे तो आपको जीवन में 1 बार जो दांत आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो आप लोग 12 बताएंगे। 12 और 20 को जब आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 होता है। ठीक है, तो ये 12 दांत जो होता है ये जीवन में 1 बार आता है, और ये जो 20 दांत होते हैं ये जीवन में 2 बार आते हैं। यही अस्थायी होते हैं और यही स्थायी दांत होते हैं। ये कौन से होते हैं, तो आप लोग बताएंगे स्थायी दांत होते हैं। और इन्हें बताएंगे तो ये आपके कौन से दांत होते हैं, तो ये अस्थायी दांत होते हैं 20, और इन्हीं को दूध के दांत भी बोला जाता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है, ये टेक्सटाइल से क्वेश्चन है। निम्न में से प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तत्व प्राप्त किया जाता है। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ हम लोग को देखिए क्या हो रहा है कि क्वेश्चन क्या होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी जब पेपर देने जाते हैं तो एक प्रेशर रहता है, तो हम लोग क्वेश्चन को बिना ध्यान से पढ़े आंसर दे देते हैं, तो उस समय भी गलतियाँ हो जाती है। जैसे जैसे अभी मैंने मिस्टेक किया, तो पूछ रहा है निम्न में से प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तत्व नहीं होगा। यहाँ पे तंतु लिखना है आप लोग को, तंतु। ठीक, कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है। ठीक, प्राकृतिक स्रोत से तो आपका पहला ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पे है, नायलॉन होगा। ठीक, बी ऑप्शन आप लोग का क्या होगा, तो बी ऑप्शन आपका सूती मतलब कॉटन हो गया। ठीक, सूती या पॉलिएस्टर। ठीक, तो आप लोग को पता है कि हाँ, या और ए व बी दोनों ही। तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता है कि अगर हमें प्राकृतिक स्रोत से देखा जाए तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो सूती वस्त्र ही प्राप्त होते हैं। आपका नायलॉन नहीं प्राप्त होगा, ना नायलॉन प्राप्त होगा, ना पॉलिएस्टर प्राप्त होगा, ना या आपका फर्स्ट और सी, यानी कि यहाँ पे ए और सी की बात कर रहा है, तो ये दोनों, ये भी नहीं सही होगा। तो आपका सूती वस्त्र जो होता है वो आपका क्या है, एक प्राकृतिक रेशा होता है। हम लोगों ने रेशे का वर्गीकरण किया था, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे जो होते हैं वो आपका क्या है, तो सूती वस्त्र जो है ये क्या है, प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं। ओके, जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक प्राकृतिक होता है। ठीक है, लिखते हैं। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं रेशे का वर्गीकरण, तो रेशा जो होता है मैंने वैसे पढ़ा दिया आप लोग को। रेशे का वर्गीकरण तो एक अगर आप लोग देखेंगे तो वो क्या होता है, प्राकृतिक होता है, और एक कृत्रिम होता है। एक क्या होता है, कृत्रिम होता है। पुनः प्राकृतिक आपका 3 भागों में बट जाता है। एक क्या होता है, वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला रेशा, दूसरा जंतु जगत से प्राप्त होने वाला रेशा, तीसरा आपका खनिज जगत से प्राप्त होने वाला रेशा। ठीक है, तो इस तरह से ये फिर से बट जाता है। और फिर अगर वनस्पति की बात करते हैं तो वनस्पति को फिर से 3 भागों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक आपका होता है बीज से प्राप्त होने वाला रेशा, और दूसरा जो होता है वो आपका तने से प्राप्त होने वाला रेशा, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, पत्ते से प्राप्त होने वाला। तो पत्ते से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग बताएंगे। पत्ते से प्राप्त होने वाले रेशे आपका होता है पिन्ना और सीसर। ठीक, 2 होते हैं। पिन्ना क्या होता है, तो ये जो अनानास होते हैं, अनानास के जो पत्ते से रेशे निकाले जाते हैं उन्हें पिन्ना कहा जाता है। ठीक, अब अगर आपसे बात करते हैं यहाँ पे बीज से प्राप्त होने वाला रेशा कौन कौन सा होता है, तो आप लोग बताएंगे। बीज से प्राप्त होने वाला रेशा आपका सबसे पहले क्या हो जाता है, कपास, और एक क्या आता है, नाम नहीं याद आ रहा अभी, ऐसे करके है कुछ, नाम नहीं याद आ रहा है, सॉरी। तो ये आपके 2 होते हैं। इसका प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें जो होता है प्राकृतिक रूप से आपस में सटने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और बीज से प्राप्त होने वाला जो आपका रेशा कपास होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका अगर सूती वस्त्र जो है ये बीज से प्राप्त होने वाला रेशा होता है। अब बीज इससे प्राप्त हो रहा है लेकिन ये प्राकृतिक है, वनस्पति जगत से हमें बीज से प्राप्त होता है। और तने में आपका हेम्प हो गया, लिनन हो गया, आपका जूट हो गया, तो ये तने के होते हैं। ठीक है,
तो आई होप आप लोग को याद हो गया होगा कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर जो हम लोग का होने वाला था वो क्या था, सूती वस्त्र। ओके, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, बाध्यता के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी कि जो बच्चे पैदा नहीं होते हैं उसके जिम्मेदार कौन होते हैं वो आप लोग को बताना है। केवल पुरुष होता है, केवल स्त्री होती है, स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं, स्त्री तथा पुरुष में से कोई नहीं होता। तो राइट आंसर जो होगा, बाध्यता के जो कारण होते हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्री के कारण ही बच्चा नहीं पैदा होता या स्त्री में कमियां हैं तो बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा भी होता है जब स्त्रियों, हाँ, पुरुष में भी स्तंभ नहीं बनते हैं, उनमें भी कमियां होती हैं, उसकी वजह से भी बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, इसके जैविक कारक भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक जैविक में, जैसे दोनों में, पुरुष में भी कमी हो, स्त्री में अंडाशय नहीं बन रहा है या गर्भाशय में गांठ हो, तो ये सारी समस्या होती हैं जिसके साथ कारण क्या होता है, बाध्यता होता है, बच्चे नहीं होते हैं। ओके, तो राइट आंसर स्त्री तथा पुरुष दोनों जिम्मेदार होते हैं। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थकान दूर करने के उपाय हैं। ठीक है, थकान दूर करने के, ये आप लोग का किससे लिया गया है, तो होम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, कार्य सरलीकरण में ही हम लोग थकान को पढ़ते हैं। कमरे का वातावरण मौसम के अनुकूल होना चाहिए, पहला ऑप्शन आप लोग का है। और बी ऑप्शन, आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए। सी ऑप्शन है कोई भी कार्य, ये कार्य नहीं, कार्य, ठीक, इसको कार्य कर लीजिएगा, कार्य लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। और डी ऑप्शन आप लोग देखेंगे, कोई, ये भी यहाँ पे कार्य हो गया है, कार्य कर दीजिए, कार्य ना करें। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे। ठीक, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे। हाँ, ये बात अलग की है कि जब हम लोग आराम कर रहे हों तब जो वातावरण है, कमरे का जो वातावरण हो वो मौसम के अनुकूल होना चाहिए। ठीक, तो थोड़ा देर हम लोग आराम कर सकते हैं। वैसा नहीं आराम करने के लिए कि हम 1 घंटे 2 घंटे सोते हैं तभी आराम से आप रिलैक्स होकर लेट कर कोई चीज़ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आराम से बैठकर कोई काम कर सकते हैं। ठीक, आसपास का वातावरण भी शांत होना। ठीक, तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है कि जो कार्य करते हैं हम लोग, जो कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य को, ठीक है, कोई भी कार्य को हम लोग क्या करें, लगातार ना करें। ठीक, एक लंबे समय तक ना करके उसको थोड़े थोड़े समय पर, थोड़े थोड़े भागों में डिवाइड करके अगर हम कार्य को करते हैं तो क्या होगा, हमें थकान महसूस नहीं होगा। तो राइट आंसर आप लोग का क्या होने वाला है, तो राइट आंसर आप लोग का सी। ओके, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद पिछले भी सीरीज में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है। आप लोग बताएंगे समवातन क्या है। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है। ठीक, समवातन क्या है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। मतलब इसका ये नहीं है कि ये कितनी बार आया है, ये बहुतों बार आया हुआ क्वेश्चन है। समवातन क्या है, ठीक, तो समवातन क्या है, शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन। ठीक है, हल्की वायु का ऊपर उठना एवं भारी वायु का नीचे, अशुद्ध वायु हवाएं का घर में प्रवेश करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर जो बताएंगे, आप लोग को मैंने पिछली बार भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, शुद्ध वायु का घर में प्रवेश और शुद्ध वायु का निष्कासन जो होता है, यही इसका राइट आंसर है, यही आपका समवातन है। आप लोग से अगर पूछा जाए कि शुद्ध वायु कैसी होती है, तो आप लोग बताएंगे भारी होती है, अशुद्ध वायु हल्की होती है। तो घर में जो है समवातन की व्यवस्था जो होती है, अगर देखा जाए तो दरवाजे से जो हमारे दरवाजे से वायु, शुद्ध वायु आती है और खिड़कियों से बाहर जाती है, जो हम सांस लेते हैं। ठीक है, उससे जो हमारा CO2 निकलता है वो आपका शुद्ध वायु होता है, वो घर से बाहर निकलता है और एक शुद्ध वायु घर में प्रवेश करे, वही आपका समवातन होता है। इसके दो साधन होते हैं, एक प्राकृतिक होता है जो कि दरवाजे से आता है और खिड़की से बाहर निकल जाता है, और उसी को एक कृत्रिम भी होता है जिसमें हम लोग चूषक विधि द्वारा
एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, आप लोग का कूलर हो गया, तो ये सारे कृत्रिम विधि होते हैं। ओके, आज का आप लोग का ये सीरीज़ कैसा लगा आप लोग बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें और वीडियो को शेयर करें। ठीक, अगले सीरीज में एक नए क्वेश्चन के साथ आप लोग को फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।